बेंगलोर को पेंशनरों का स्वर्ग माना जाता था जब तक कि उमेश ने शहर में रहने वाली महिलाओं के लिए गतिशीलता नहीं बदल दी। उसकी क्रूर गतिविधियों की कहानी हमें पीड़ितों के रिश्तेदार और मामलों को संभालने वाले पुलिस अधिकारियों द्वारा बताई गई है। सरकारी अधिकारी उमेश को किसी जानवर से कम नहीं मानते क्योंकि महिलाओं के प्रति उसकी हरकतें बहुत ज्यादा क्रूर थी। तो दोस्तों, बीस्ट ऑफ बेंगलोर इंडियन प्रीडेटर, जो कि इंडियन प्रीडेटर सीरीज का चौथा सीजन है। पिछले सीजन की तरह इस सीजन में भी टोटल 3 एपिसोड है। तो एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट मिलते रहे। तो फर्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है चित्रदुर्गा से, जो कि बेंगलोर से लगभग 200 किलोमीटर की दूरी पर है। तो उस समय में चित्रदुर्गा में जो भी हत्याएं हुई थी तब के सारे ऑफिसर्स और जर्नलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं और वो सभी हमें बारी बारी से बताएंगे कि उन लोगों ने इस केस में किस तरह से मदद की और उन्हें इस केस के बारे में क्या मालूम था। तो शुरुआत होती है 13 नवंबर 1996 से, जहां सुनसान रास्ते से एक बस निकलती है जिसमें से दिव्या नाम की एक औरत उतरती है और दिव्या की एज लगभग 35 से 40 साल होगी और दिव्या एक सरकारी एम्प्लॉय होती है जो कि रोज की तरह अपने दफ्तर जाने के लिए इसी कच्ची सड़क से जाती है। एक ऐसी कच्ची सड़क जहाँ पर बहुत ही ज्यादा सन्नाटा होता है। उस समय दिवाली का समय होता है तो दिव्या ने अपने गहने भी नहीं उतारे थे। तभी सुनसान सड़क पर हम एक ऐसे आदमी को देखते हैं जो कि दिव्या का पीछा कर रहा था और तभी अचानक से पीछे से आकर उसने दिव्या पर हमला कर दिया था। उसने उसकी गर्दन पकड़कर उसके सारे गहने छीन लिए थे और ये सीन यहीं पर कट होता है। आगे जब यहाँ के लोगों को मालूम चला कि किसी लड़की के ऊपर जाती हुई है तो सभी लोग वहाँ पर पहुँच जाते हैं। वो लोग देखते हैं कि दिव्या यहाँ पर नग्न अवस्था में है, उसके ऊपर कोई भी कपड़ा मौजूद नहीं था। यहाँ पर दिव्या सभी से गिड़गिड़ाते हुए मदद मांगती है और काफी रो भी रही थी। दिव्या पूरी तरह से टूट गई थी। उसे इंसाफ वगैरह नहीं चाहिए था, उसे तो बस यहाँ से जाना था क्योंकि वो इस समाज में अब दोबारा नहीं रहना चाहती है। दिव्या के साथ बलात्कार भी हुआ था, लेकिन जब भी उससे इस बारे में बात होती है तो वो बस अपने गहने के चोरी हो जाने के बारे में ही बात करती। तो अब सीन शिफ्ट होता है और हम 6 दिसंबर 1996 फ्राइडे के दिन पल्लवी को देखते हैं, जो कि रात के समय में अपने घर से निकलकर आटे की चक्की की तरफ जा रही थी। आटे की चक्की से उसका घर थोड़े ही दूरी पर था, लेकिन घना अंधेरा होने के कारण यहाँ पर कुछ भी होना पॉसिबल था। पल्लवी अभी तक घर नहीं आई थी, इसलिए घर वालों को पल्लवी की चिंता होने लगी थी। इसलिए वो घर के आसपास पल्लवी के बारे में पूछने लगते हैं। वो लोग पल्लवी के दोस्तों से भी पूछते हैं, लेकिन पल्लवी का कुछ भी पता नहीं चलता है। जिसके अगले ही दिन पल्लवी के फैमिली वाले पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट फाइल कर देते हैं और जब पुलिस वाले इन्वेस्टिगेशन शुरू करते हैं तो उन्हें एक झाड़ियों में पल्लवी की लाश मिलती है जो कि पूरी तरह से नग्न अवस्था में थी। तब पुलिस वाले यहाँ पर सारे सुराग बटोरते हैं और सारे सुराग को वो फॉरेंसिक वालों को भेज देते हैं, जिसमें कि फॉरेंसिक वाले ऑफिसर्स उन्हें बताते हैं कि पल्लवी की डेथ स्मूथनिंग की वजह से हुई है। स्मूथनिंग का मतलब है कि पल्लवी के मुंह को और गले को बहुत जोर से दबाकर उसे मारा गया है। और कुछ दिनों के बाद एसआई के रूम में एक चिट्ठी आती है। दरअसल ये चिट्ठी उसी कातिल की होती है जो कि उन्हें बताता है कि मेरे साथ डॉक्टर और पुलिस वाले भी शामिल हैं। लेकिन ये एक अननोन पर्सन की चिट्ठी थी जिस पर कि विश्वास नहीं किया जा सकता और ना ही न्यूज वालों को इस चिट्ठी के बारे में बताया जा सकता है, क्योंकि चित्रदुर्गा में वैसे ही क्रूर हरकतें हो रही हैं और अगर ये चिट्ठी लोगों के हाथों लग गई तो और ज्यादा भयानक प्रॉब्लम हो सकती है। तो दिव्या के ऊपर अटैक 13 नवंबर 1996 में हुआ था और पल्लवी के ऊपर 6 दिसंबर 1996 को। लेकिन अभी एक अटैक और है जिसके बारे में आपको बताना जरूरी है और वो अटैक हुआ था पल्लवी के ऊपर अटैक होने से 2 दिन पहले, मतलब कि 4 दिसंबर 1996 को। और वो अटैक हुआ था गीता नाम की लड़की पर। गीता भी रात के समय में एक सुनसान रास्ते से जा रही थी, तभी अचानक से पीछे से एक आदमी उसका पीछा करने लगता है और अचानक ही उसने उसका गला पकड़ लिया था, जिसके बाद झड़प के कारण वो अपने आप को छुड़ाने की काफी कोशिश करती है और काफी कोशिश के बाद गीता अपने आप से उसे दूर करने में कामयाब भी हो जाती है। अब उस आदमी को डर लग जाता है कि कहीं लोग आकर उसे मार पीट ना दें, इसलिए वो वहाँ से भाग जाता है। हालांकि गीता ने उस आदमी का चेहरा देख लिया था और चित्रदुर्गा में तब से ये तीसरी घटना थी और तब से ही महिलाओं का रात में निकलना एकदम बंद सा हो गया था। तो आगे गीता ने डिसाइड किया कि वो होमगार्ड के लिए तैयारी करेगी। तब 22 जनवरी 1997 में जब वो होमगार्ड की परेड कर रही थी तभी वो आदमी उसे फिर से दिखाई दिया, जो कि ग्राउंड में चूने वगैरह डालने का काम कर रहा था। जब गीता ने उसे देखा था तो उसके हाथ पैर ठंडे हो गए थे क्योंकि गीता ने उस आदमी को पूरी तरह से पहचान लिया था। लेकिन गीता ने ये बात किसी से भी शेयर नहीं की, उसने इसके बारे में किसी को भी नहीं बताया सिवा अपने पिता के। और बाद में जब पुलिस वालों को इसके बारे में बताया गया तो सबसे पहले वो लोग ग्राउंड पर काम करने वाले उन सभी लोगों को बुलाते हैं, जिसमें कि उन्हें पता चलता है कि उस दिन ग्राउंड पर चूना डालने वाले और काम करने वाले सिर्फ 4 लोग थे।
इसलिए उन चारों को हेडक्वार्टर बुलाया जाता है, जहां पर सीआईडी के लोग भी मौजूद थे और गीता को अंदर के कमरे में रखा गया था। खिड़की के द्वारा उसे दिखाया जा रहा था कि वो उन लोगों में से पहचाने कि किसने तुम्हारे ऊपर अटैक किया, लेकिन यहाँ पर सिर्फ 3 ही लोग मौजूद थे, चौथा आदमी गायब था। और जब गीता से पूछा गया कि क्या इन तीनों में से वो आदमी था, तो गीता साफ मना कर देती है। और जब पुलिस वालों ने उन तीनों से पूछा कि चौथा आदमी कहाँ पर है, तो वो तीनों पुलिस वालों को बताते हैं कि वो पीछे साइकिल से आ रहा है। और फिर थोड़ी देर के बाद वो आदमी हेडक्वार्टर में एंटर होता है। जैसे ही गीता उसे देखती है तो वो पूरी तरह से शॉक्ड रह जाती है, क्योंकि ये आदमी कोई और नहीं बल्कि वही आदमी है जिसने कि गीता के ऊपर अटैक किया था। तो गीता ने उसकी पहचान कर ली थी, जिसका नाम उमेश रेड्डी होता है। और ये सीन यहीं पर कट होता है। आगे हमें बताया जाता कि जब उमेश रेड्डी नया नया यहाँ पर आया था तो वो यहाँ पर किस तरह से रहता था। तो वो ऑफिसर में बताता है कि उमेश रेड्डी यहाँ पर पुलिस की ट्रेनिंग के लिए आया था और वो सभी से बहुत ही अच्छे ढंग से बात किया करता था। ना तो गुटखा ना तो दारू, कुछ भी नहीं करता था। और उससे अक्सर उसकी ज्यादा बातें होती थी, क्योंकि उनके क्रू में हिंदी सिर्फ वही बोलता था, इसलिए उन दोनों के बीच में अक्सर बातें हुआ करती थी। हालांकि उसने मुझे कभी ये नहीं बताया था कि वो पहले सीआरपीएफ में भी रह चुका था, इसलिए वो आसानी से सारे काम कर लिया करता था, जैसे कि रनिंग और पुलिस ट्रेनिंग में होने वाली सारी एक्टिविटी वो आराम से कर लिया करता था और सबसे आगे रहता था। और जब उमेश सीआरपीएफ में था तो उसे एक कर्नल के घर पर होमगार्ड के रूप में रखा गया था, जो कि कश्मीर में था। लेकिन यहाँ पर उमेश का असली रूप देखने को मिला, क्योंकि उसने कर्नल की बेटी के साथ बलात्कार करने की कोशिश की। अब जब उमेश को लगा कि वो पकड़ा जाएगा तो वो तुरंत ही वहां से भाग गया, जिसके बाद चित्रदुर्गा आकर पुलिस की ट्रेनिंग करने लगा। और इसीलिए उमेश पुलिस की ट्रेनिंग में सारी एक्टिविटी आराम से कर लिया करता है। पुलिस की ट्रेनिंग शाम को 6 बजे तक चलती है, जिसके बाद 6 से 8 उनके ऊपर निगरानी नहीं रखी जाती है। और इन्हीं टाइम के बीच उसने गीता के ऊपर अटैक किया था। लेकिन यहाँ पर गीता और उमेश के बीच में झड़प भी हुई थी और जब वो वापस आया तो उसके आंखों के बाजू में चोट लगी थी। ऑफिसर ने जब उससे पूछा कि ये चोट किस वजह से लगी है, तो उसने बताया कि उसे एक टेबल के कारण चोट लगी है। अब क्योंकि उसका रिकॉर्ड बिल्कुल नीट एंड क्लीन था, इसलिए ऑफिसर्स को उमेश की बात माननी पड़ती है। तो प्रेजेंट में अब गीता ने उमेश की पहचान कर ली थी। तब गीता और उमेश दोनों को ही पुलिस स्टेशन ले जाया जाता है, जहां पर उमेश उबत कर पुलिस वालों को बताता है कि वो और गीता एक दूसरे से प्यार करते हैं, पर गीता उससे कई दिनों से गुस्सा है, इसलिए वो उसके ऊपर झूठे आरोप लगा रही है। तब गीता पुलिस वालों से कहती है कि अगर हम एक दूसरे से प्यार करते हैं तो फिर इसे मेरा नाम भी मालूम होगा। जब पुलिस वाले उससे कहते हैं कि इस लड़की का नाम क्या है, तो उमेश उस लड़की का नाम नहीं बता पाता है, जिससे कि उमेश की चोरी पकड़ी जाती है और उसे अरेस्ट कर लिया जाता है। तो पुलिस वालों ने उमेश को तो अरेस्ट कर लिया था, लेकिन अभी भी उनके दिमाग में एक बात खटक रही थी कि कहीं पल्लवी और दिव्या के ऊपर भी अटैक उमेश ने तो नहीं किए। इसलिए वो तुरंत ही उमेश के घर पर जाते हैं और उसके घर की छानबीन करना शुरू करते हैं। उसके घर पर एक पेटी रखी हुई थी और जब वो उसका ताला खोलते हैं तो वो पूरी तरह से शॉक रह जाते हैं। और इसी सस्पेंस के साथ पहला एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। सेकंड एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि पुलिस वालों ने उमेश रेड्डी को पकड़ लिया था, जिसके बाद वो लोग उमेश रेड्डी के घर पर छानबीन करने के लिए गए थे। उन्हें वहाँ पर एक पेटी मिली जिसके अंदर से उन्हें ढेर सारे कपड़े मिले और उन कपड़ों में सारे कपड़े औरतों के थे, उनमें एक भी कपड़ा आदमी का नहीं था। और सबसे बड़ी बात, उनमें औरतों के कपड़ों में सिर्फ अंडरगारमेंट्स ही थी और वो काफी ज्यादा मात्रा में थी। यहाँ पर हमें एक बात और पता चलती है कि उमेश रेड्डी को ज्यादा दिनों तक जेल में नहीं रखा गया, उसे छोड़ दिया गया। दरअसल उस समय में ऐसे अपराध की ज्यादा वैल्यू नहीं थी और क्योंकि उमेश रेड्डी एक पुलिस ट्रेनी भी था, इसलिए 2-3 दिनों में ही उसकी बेल कर दी गई। जिसके बाद उमेश रेड्डी के घर परिवार और वो कहां पर रहता था, ये सारी चीजें बताई जाती है। उमेश रेड्डी का एक परिवार था जिसमें कि उमेश रेड्डी के पिता के 3 भाई थे। उनके पास 25 एकड़ जमीन भी थी, लेकिन धीरे धीरे करके वो सारी ही चली गई। उमेश रेड्डी के पिता जो होते हैं वो बहुत ही गुस्से वाले होते हैं, इसलिए उनकी जब भी किसी से बात होती है तो अक्सर उनकी लड़ाई हो जाया करती थी। साथ ही हम देखते हैं कि उमेश रेड्डी के ज्यादा कोई दोस्त नहीं थे, वो अकेला ही रहना पसंद करता था। साथ ही स्कूल में भी जब वो होता तो वो लोगों के पेंसिल और पेन चुरा लिया करता था, इसलिए लोग उसे पसंद नहीं किया करते थे। और पेन पेंसिल के अलावा वो गाँव के बकरे और बकरियों को चुरा लिया करता था और उन्हें मोटी रकम में बेच दिया करता था। तब वो उन बकरियों और बकरों को 500 रुपए में बेचा करता था, जिनकी आज की कीमत लगभग 3000 रुपए के आसपास है। अब क्योंकि गांव में ऐसी चोरियां हो रही थी तो गांव के लोग ध्यान देने लगे थे, इसलिए उमेश की भी धीरे धीरे करके चोरियां पकड़ी जाने लगी। और एक दिन उमेश की जब बड़ी चोरी के बारे में गांव वालों को पता चला तो उमेश ने गांव ही छोड़ दिया। और फिर 10 सालों के बाद गांव वालों को पता चला कि उमेश चित्रदुर्ग में पुलिस की ट्रेनिंग कर रहा है, लेकिन उमेश ने अब यहाँ पर भी कांड कर दिया था,
इसलिए वो चित्रदुर्ग से बेंगलोर चला गया, जहाँ पर कि कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। इसलिए बाहर से मजदूर लाए जाते और उन्हीं मजदूर के साथ उमेश भी आ गया था। लेकिन तभी यहाँ पर एक पुलिस इंस्पेक्टर के पास एक रिपोर्ट आती है, जिसमें कि उसे बताया जाता कि हुली माबू नाम की एक जगह पर एक आदमी ने एक लड़की के साथ बलात्कार करने की कोशिश की। इसलिए पुलिस वाले तुरंत ही अपनी जीप से हुली माबू की लिए निकल पड़ते हैं, जहां पर वो देखते हैं कि उन्होंने एक आदमी को खंबे से बांध रखा है और उसे उन्होंने काफी मारा पीटा भी था, क्योंकि उसकी शक्ल काफी खराब हो रही थी। जिसके बाद जब उसे पुलिस स्टेशन लाया गया तो उससे पूछा गया कि आखिर वो कहां पर रहता था। यहाँ पर पुलिस वालों को नहीं मालूम था कि ये उमेश रेड्डी है। इसके बावजूद उमेश रेड्डी ने अपने घर का पता दे दिया था। जिसके बाद जब पुलिस वाले उसके घर को चेक करने के लिए गए तो उनकी आंखें दंग रह गई, क्योंकि वहां पर बहुत सारा सोना था और ढेर सारी लेडीजों की अंडरगारमेंट्स थी। उमेश के घर पर लेडीजों की कई सारी अंडरगारमेंट्स थी। उन्हें बटोरने में पुलिस वालों को 2 बोरे भी लगे। लेकिन तभी पुलिस वालों को याद आता है कि वीना नाम की लड़की के साथ उमेश रेड्डी ने पहले भी गंदी हरकतें कर चुका है। इसलिए वीना को तुरंत ही पुलिस स्टेशन बुलाया जाता है ताकि उमेश रेड्डी की पहचान की जा सके। और जब वीना ने उमेश को देखा तो वो पूरी तरह से शॉक्ड रह गई। उसके मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही थी, क्योंकि उसने उमेश रेड्डी को पहचान लिया था। तो अब पुलिस उमेश रेड्डी को दूसरी जेल में शिफ्ट करने के लिए जाती है। लेकिन बीच रास्ते में ही उमेश टॉयलेट करने का बहाना बनाता है। हालांकि उसके हाथों में हथकड़ी बंधी हुई थी। इसके बावजूद पुलिस वाले उसके हाथों में एक चेन और बांध देते हैं ताकि उमेश कहीं भाग ना सके। लेकिन जब वो बाथरूम कर रहा होता है तभी अचानक से वो पुलिस वालों को चकमा देकर जंगलों के रास्ते से भाग जाता है। पुलिस वाले भी उसके पीछे जाते हैं, लेकिन काफी देर ढूंढने के बाद भी पुलिस उन्हें नहीं ढूंढ पाती है। जिसके बाद पुलिस वालों को पता चलता है कि उमेश रेड्डी एक वांटेड है, जो कि चित्रदुर्ग से भागा हुआ है, जिसने कई सारी लड़कियों के ऊपर बलात्कार भी किए हैं। इसलिए पुलिस वालों को किसी भी हालत में उमेश को ढूंढना ही था। इसलिए वो लोग 2 पुलिस वालों को उमेश के गांव पर निगरानी रखने को कहते हैं, क्योंकि उमेश अक्सर अपने गांव में आता रहता है। और एक दिन पुलिस वालों को पता चलता है कि उमेश अपने घर पर सो रहा है। इसलिए पुलिस वाले तुरंत ही उमेश के घर पर जाते हैं और उसे धर दबोचते हैं। जिसके बाद उमेश से पूछताछ की जाती है और उससे पूछा जाता है कि उसने लड़कियों और औरतों के गहने कहां पर रखे हुए हैं। जिस पर कि उमेश उन्हें उसी जगह पर ले जाता है जहां पर कि उसने गहने दबा कर रखे थे। दरअसल उसने अपने एक गांव की एक जगह पर एक गड्ढे में उन सारे गहनों को दबा कर रखा था। वो सारे गहने ही पल्लवी और गीता के गहनों से मैच कर रहे थे। अब पब्लिक उमेश रेड्डी के विरोध में सड़क पर उतर चुके थे और वो लोग प्रदर्शन कर रहे थे। पब्लिक चाह रही थी कि उमेश रेड्डी को एक भी वकील ना मिले, इसलिए वो लोग प्रदर्शन कर रहे थे। लेकिन आखिर में रहमतुल्लाह नाम के एक वकील ने उमेश रेड्डी का केस ले लिया। दरअसल वो लोग क्रिमिनल लॉयर थे, इसलिए उन्हें जानना होता है कि आखिर इन सब के पीछे क्या है। आगे ये कई महीनों तक केस चलता रहा और इस केस के चलते कई सारे पुलिस इंस्पेक्टर और सीआईडी ऑफिसर्स के ट्रांसफर भी हुए। आखिर में दुर्गा नाम के एक सीआईडी ऑफिसर के पास एक चिट्ठी आती है और उस चिट्ठी में उमेश रेड्डी ने अपने दोस्तों के नाम मेंशन किए थे। उसने लिखा था कि इन सारे दोस्तों ने बलात्कार करने में मेरे साथ मदद की और ये 5 दोस्त थे। सारे के सारे बड़े घर के थे। कुछ लोग इंजीनियर के बेटे थे तो कुछ डॉक्टर के। और उसी रात का वो एक इंसिडेंट भी बताता है जब वो लोग कार से कहीं पर घूमने जा रहे थे तो बीच रास्ते में उन्हें एक औरत मिली और मौके का फायदा उठाकर उन्होंने उस औरत को उठा लिया। लेकिन उस औरत ने उमेश रेड्डी को लात मार दी थी, जिसके कारण उसके माथे पर चोट लग गई थी और उमेश रेड्डी नीचे गिर गया था। इसलिए उसके दोस्त उमेश रेड्डी को वहीं पर छोड़कर चले गए थे। जिसके बाद जब उमेश रेड्डी घर वापस आया था और उसने अपने पुलिस ऑफिसर्स को बताया था कि उसके सर पर चोट कैसे लगी। कई सारे पुलिस वालों को ये सारा इंसिडेंट बिल्कुल सच लग रहा था, लेकिन कई सारे पुलिस वालों को ये बिल्कुल झूठा लग रहा था, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा था कि पल्लवी के केस में ये काम किसी एक व्यक्ति के द्वारा किया गया है। लेकिन कई सारे पुलिस वालों को ऐसा भी लग रहा था कि ये किसी झुंड का काम है। लेकिन अब पुलिस वालों के पास कोई और रास्ता ना होने के कारण वो लोग उमेश रेड्डी को उन दोस्तों में से एक दोस्त को पुलिस कस्टडी में लेते हैं और उससे पूछताछ करना शुरू करते हैं। जिसके बाद वो दोस्त उमेश रेड्डी और अपनी सारी कहानी बताता है। वो बताता है कि हम लोग उस रात घूमने के लिए गए थे। बीच रास्ते में उन्हें पल्लवी मिली थी। पल्लवी को उन्होंने किडनैप भी किया था, लेकिन जब उसने उमेश रेड्डी को लात मार दी थी तो वो नीचे ही गिर गया था। जिसके बाद हम लोगों ने उमेश को छोड़कर वहां से चले गए थे।
जिसके बाद हमने उस औरत को जंगल में घसीटते हुए ले गए थे। लेकिन जब हमने उसकी सांसें चेक की तो हमें पता चला कि वो लड़की मर गई है। इसलिए हमने उसे एक बोरे में डालकर एक जगह पर ठिकाने लगाने की सोची, लेकिन अभी भी इन सब चीज़ों को लेकर कोई भी सुराग नहीं था। इसलिए पुलिस वाले इसे लिखित रूप में साबित नहीं कर सकते थे और सीआईडी ऑफिसर दुर्गा भी पल्लवी की इस केस को लेकर अनसक्सेसफुल रहे थे। जिसके बाद चित्रदुर्ग से बेल्लारी के लिए उमेश रेड्डी को शिफ्ट किया जाना था। इसलिए जब उसे ले जाया जा रहा था तो हम उसके पैर पर एक पट्टा देखते हैं और उससे जब पूछा गया तो वो हमें बताता है कि वो एक जगह पर गिर गया था। लेकिन पुलिस वालों को यहाँ पर चौकन्ना होने की जरूरत थी। इसके बावजूद जब वो लोग रास्ते से जा रहे थे तो बीच रास्ते में जब वो रुकते हैं और यहाँ पर फिर से उमेश रेड्डी टॉयलेट जाने का बहाना मारता है। अब क्योंकि उमेश रेड्डी के पैर पर पट्टा था इसलिए पुलिस वाले एक बुजुर्ग कांस्टेबल को उमेश रेड्डी के साथ भेजते हैं जिन्हें की शुगर थी। और जब वो दोनों टॉयलेट कर ही रहे होते हैं तभी यहाँ पर उमेश रेड्डी मौके का फायदा उठाकर भाग निकलता है। तो उमेश रेड्डी बेल्लारी जेल से भी भाग गया था 18 जुलाई को, जिसके बाद कहानी 28 फरवरी 1998 में शिफ्ट होती है, जहां पर कि हम उसे एक घर में देखते हैं और जब एक बच्चा दरवाजा खोलता है तो हम यहाँ पर फिर से उमेश रेड्डी को पाते हैं और इसी के साथ सेकंड एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। थर्ड एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं बेंगलोर में पीनिया नाम की एक जगह पर, जहाँ पर हम एक छोटे से बच्चे सुरेश को खेलता हुआ देख पाते हैं। आगे की स्टोरी हमें सुरेश ही बताने वाला है। सुरेश हमें बताता है कि उसकी फैमिली में सिर्फ उसकी माँ थी। उसके पिता का पहले ही देहांत हो चुका था। उसकी माँ का नाम जयश्री था और वो एक नर्स थी। तो सुरेश आगे बताता है कि जब वो अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेल रहा था, क्रिकेट खेलने के बाद जब वो घर पहुंचता है तो वो काफी देर तक दरवाजे को खटखटाता है लेकिन अंदर से कोई भी नहीं आता है। थोड़ी देर के बाद यहाँ पर एक आदमी आता है तो सुरेश अपनी माँ को चिल्लाता हुआ अंदर चला जाता है और जब सुरेश अंदर जाता है तो वो अपनी माँ को फर्श पर पड़ा हुआ देखता है जो कि पूरी तरह से नग्न अवस्था में थी और उसके ऊपर कई सारी साड़ियाँ भी पड़ी हुई थी। साथ ही बाजू से पानी की तरह खून बहता हुआ आ रहा था। थोड़ी देर के बाद वही आदमी सुरेश के पीछे आ जाता है और वो सुरेश को चुप रहने को कहता है। साथ ही वो उसके सामने एक स्माइल भी दे रहा था और फिर थोड़ी देर के बाद वो आदमी घर से चला जाता है। उसके जाते ही कुछ देर के बाद सुरेश बाहर फिर से खेलने के लिए आ जाता है। जब वो बाहर आता है तो पड़ोस की आंटियां जब सुरेश से पूछती है उसकी माँ के बारे में तो सुरेश उन्हें बताता है कि वो अंदर हैं। जब वो आंटियां अंदर जाती है तो वो तुरंत ही पुलिस को कॉल करती है क्योंकि जयश्री की डेथ हो चुकी थी। तब पुलिस तुरंत ही यहाँ पर आती है और इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है और यहाँ पर सुरेश अब पूरी तरह से अनाथ हो चुका था। तो जयश्री का 28 फरवरी को निधन हुआ था। उसके साथ जो भी हुआ था उसके 2 दिन बाद ही नित्या नाम की लड़की के साथ उमेश ने फिर से जाति करने की कोशिश की। वो नित्या के घर पर पहुंचा और उसने जब उससे कुछ पता पूछने की कोशिश की तो वो इसी बहाने अंदर घुस गया और उसके साथ बलात्कार करने की कोशिश भी करने लगा। उमेश के पास चाकू भी था लेकिन यहाँ पर नित्या ने जोखिम भरा एक कदम उठाया और उसके सर पर एक बर्तन दे मारा जिसके कारण उमेश फर्श पर गिर गया और नित्या बाहर लोगों से मदद मांगने के लिए चली गई। जिसके बाद उमेश को अरेस्ट कर लिया गया। जब उमेश को अरेस्ट कर लिया गया था तो पुलिस वालों को कहीं ना कहीं उमेश के ऊपर शक हुआ क्योंकि वो उसे पहचान नहीं पा रहा था, लेकिन उन्हें ऐसा लग रहा था कि ये उमेश ही है। जब पुलिस वालों ने उमेश से उसके घर का पता पूछा, काफ़ी देर पूछने के बाद उसने आखिरकार घर का पता बताया और जब वो उसके घर को चेक करने के लिए गए तो उसके घर पर कई सारे टीवी और वीसीआर थे। 3-4 किलो का सोना और 2-3 लाख रुपए कैश बरामद हुए। और इन सारी घटनाओं को करने से पहले उमेश ने 10 दिन पहले ही फातिमा नाम की लड़की के साथ बलात्कार किया था और उसके सारे कपड़े भी छीन लिए थे। यही बात सारी उमेश ने ही बताई थी। साथ ही उसका एक पैटर्न था, 10 से 2 बजे के बीच में वो इन्हीं लड़कियों के पास जाता और उनके साथ उल्टी सीधी हरकतें करता। दरअसल 10 बजे से 2 बजे के बीच में औरतों के मर्द घर पर नहीं हुआ करते थे, इसलिए उमेश उन औरतों के पास पता पूछने के बहाने अंदर घुस जाता, उनके साथ बलात्कार करता और उन्हें नग्न अवस्था में वहीं पर छोड़ देता। किसी को तो वो जान से भी मार दिया करता था। लेकिन उमेश अब पकड़ा जा चुका था। लेकिन ऐसा पहली बार नहीं हुआ था कि उमेश पकड़ा जा चुका था और वो भाग नहीं पाया। वो ऐसा कई बार हो चुका था। उमेश जेल की कस्टडी से कई बार भाग चुका था। इस बार भी 10 मई 1998 और 18 नवंबर 1998 को वो भागने में कामयाब हुआ था।
जिसके बाद जब उसे पता चला कि उसे बेंगलोर जेल में शिफ्ट किया जा रहा है तो अचानक से उसने बुखार का नाटक किया। पुलिस वालों को उसने बताया कि उसे जोर का बुखार आ रहा है, इसलिए एक ढाबे पर पुलिस वालों ने अपनी बस को रोका ताकि उमेश यहाँ पर कुछ खा ले क्योंकि वो बीमार था। लेकिन अचानक से उमेश ने पुलिस वालों से कहा कि उसका पेट खराब है, इसलिए उसे टॉयलेट जाना है। तो पुलिस वालों ने भी हाँ कर दिया और इसी के चलते उमेश पुलिस के चंगुल से भागने में 5वीं बार कामयाब रहा। जब उमेश फिर से भाग गया था तो पूरे कर्नाटक में दहशत फैल गई थी क्योंकि किसका नंबर कब आ जाए किसी को भी नहीं मालूम था। इसलिए कर्नाटक में घरों के दरवाजों पर अलग अलग तरह के तालों को यूज किया गया ताकि कोई भी उन तालों को खोल ना पाए। कुछ दिनों के बाद एक पुलिस इंस्पेक्टर के पास एक ऑटो ड्राइवर आया क्योंकि उसके पास उमेश रेड्डी की खबर थी। वो पुलिस इंस्पेक्टर से कहता है कि उमेश रेड्डी एक सलून पर अपने बाल कटवा रहा है, इसलिए आप तुरंत जाकर उसे पकड़ लें। दरअसल उस ऑटो ड्राइवर ने उमेश रेड्डी की तस्वीर को अखबार में देख लिया था, इसलिए उसने आसानी से उसे पहचान लिया था। पुलिस वालों ने भी ज्यादा देर नहीं की और तुरंत ही सलून में जाकर उमेश रेड्डी को पकड़ लिया। जब पुलिस वालों ने उमेश रेड्डी को पकड़ा तो उसकी शक्ल पूरी तरह से चेंज हो गई थी और वो लोगों के सामने ऐसे एक्टिंग कर रहा था जैसे कि वो उमेश रेड्डी है ही नहीं। जब उससे कहा जाता कि वो उमेश रेड्डी है तो वो लोगों को बताने से साफ मना कर देता है कि वो उमेश रेड्डी है ही नहीं, इन लोगों ने मुझे जबरदस्ती पकड़ा है। साथ ही वो पागलों की तरह एक्टिंग कर रहा था। साथ ही उसने अपने पैर पर लड़कियों के ब्लाउज और अंडरगारमेंट्स भी बांध रखे थे ताकि वो पुलिस वालों को बता सके कि वो तो एक पागल है। लेकिन पुलिस वाले भी अब पूरी तरह से सतर्क थे क्योंकि उन्हें मालूम चल गया था कि उमेश रेड्डी एक सातिर आदमी है और वो खुद को बचाने के लिए किसी भी हद तक पहुंच सकता है। और एक दिन जब पुलिस वाले ने उमेश रेड्डी से कहा कि तुम उमेश रेड्डी हो, क्या तुम मुझे जानते हो, तो वो उनके सामने बच्चों की तरह रोने लगा। वो उनके सामने कमाल की एक्टिंग कर रहा था। लेकिन पुलिस वालों को अब उसकी इन सारी एक्टिंग के बारे में सब कुछ पता था। कुछ दिनों के बाद उमेश रेड्डी को कोर्ट में लाया जाता है और कोर्ट के बाहर हजारों की संख्या में भीड़ थी क्योंकि लोग उमेश रेड्डी को देखना चाह रहे थे। जब यहाँ पर केस दर्ज होता है तो कोई भी लड़की आगे नहीं आती है। कई सारी लड़कियों की तो मौत हो चुकी थी और कई सारी लड़की अपनी इज्जत गंवाना नहीं चाह रही थी, इसलिए वो कोर्ट में नहीं आ सकी क्योंकि सभी औरतों को अपनी इज्जत प्यारी होती है। अब ऐसे लगने लगा था कि शायद किसी भी लड़की को इंसाफ नहीं मिल पाएगा। साथ ही फातिमा के बारे में हमें बताया जाता कि वो तो मेंटली डिप्रेस्ड हो चुकी थी। उमेश ने उसके साथ जो भी किया था तब से ही फातिमा को एक मानसिक बीमारी हो गई थी। ये केस काफी दिनों तक चला लेकिन आखिरकार कुछ लड़कियां आगे आई और उमेश के खिलाफ उन्होंने गवाही दी, जिसमें कि संध्या नाम की लड़की ने सबसे पहला कदम उठाया था गवाही के लिए। जिसके बाद नित्या भी आगे आई थी और उसने भी अपनी गवाही कोर्ट में दी थी। साथ ही पुलिस वालों के पास अभी एक गवाह और था और वो था छोटा बच्चा सुरेश। सुरेश को पुलिस स्टेशन लाया जाता और उससे उनके सामानों की पहचान कराई जाती है। जब सुरेश पुलिस स्टेशन में जाता है तो वो अपने पीसीआर को पहचान लेता है और जब उसे उमेश रेड्डी को दिखाया जाता है तो सुरेश उमेश रेड्डी को भी पूरी तरह से पहचान लेता है। तब इन सारे गवाहों को मद्देनजर रखते हुए जस्टिस सुकन्या उमेश रेड्डी को फांसी की सजा सुनाती है। इस सजा को सुनाने के बाद पुलिस स्टेशन और सीआईडी ऑफिसर्स के साथ साथ कर्नाटक के सारे लोग काफी ज्यादा खुश थे क्योंकि कर्नाटक की उन सारी औरतों को इंसाफ मिला है जिनके साथ उमेश ने जाति की थी। यहीं पर हम उमेश रेड्डी के घर वालों को देख पाते हैं, जिसमें कि उमेश रेड्डी के भाई का कहना था कि ये सारे आरोप झूठे हैं। उसकी मां का भी यही कहना था कि उमेश को फंसाया गया है, लेकिन उनको इन सब के बारे में कुछ भी नहीं मालूम था। आगे हम डीसी राजप्पा को देख पाते हैं जो कि 20 सालों के बाद जब एक पुलिस स्टेशन में जाते हैं तो वहां पर उमेश रेड्डी उनसे कहता है कि क्या आपने मुझे पहचाना, लेकिन राजप्पा ने उसे नहीं पहचाना था। लेकिन उमेश रेड्डी ने राजप्पा सर को पहचान लिया था। राजप्पा सर से उसने कहा था कि 20 साल पहले आपने मुझे अरेस्ट किया था, मैं वही उमेश रेड्डी हूँ। और इसी के चलते नवंबर 2022 में उमेश रेड्डी को फांसी दे दी गई थी। और इसी के साथ ये वेब सीरीज यहीं पर खत्म होती है।